भारत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आने वाले दशकों में वे संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने के लिए बाध्य है और अपनी विशाल आर्थिक क्षमताओं के कारण चीन की भी बराबरी कर लेंगे। आज भले ही भारत के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा न करें, मगर भारत पहले से ही एक महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। देश एक विशाल आईटी आउटसोर्सिंग केंद्र है। वे फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ उद्योगों के साथ निर्यात में अग्रणी है और कृषि निर्यात के माध्यम से दुनिया के भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन सब के साथ कई लोग आज भारत के आर्थिक आकार के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जैसे कि दुनिया को कितना निर्यात करते हैं, उनके प्रमुख निर्यात क्या है, मुख्य उद्योग कौन से हैं जो पूरे देश को चलाते हैं और इत्यादि। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो आइए इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल थिंक टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल थिंक टॉक को सब्सक्राइब करिए और आने वाले ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले प्रसिद्ध आर्थिक अवधारणा से शुरुआत करें, जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। जीडीपी को समझना बहुत आसान है। यह किसी देश के भीतर एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का माप होता है। यह आर्थिक प्रदर्शन के प्रमुख संकेतों में से एक है। यहाँ भारत की जीडीपी पर विश्व बैंक के डेटा का एक ग्राफ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन अगर हम आज देशों के हिसाब से सबसे बड़ी जीडीपी की रैंकिंग करें तो भारत अभी भी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से काफी नीचे है। लेकिन एक संकेतक है, जहां इस संकेतक का उपयोग करके हम जान सकते हैं कि वास्तव में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वह संकेतक है जीडीपी वास्तविक क्रय शक्ति यानी पीपीपी। जो नाम मात्र जीडीपी से विपरीत, यह डेटा देशों के बीच मूल्य स्तर में अंतर के लिए जिम्मेदार है, जिससे यह वास्तविक क्रय शक्ति के संदर्भ में आर्थिक आकार का अधिक सटीक माप बन जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2023 के लिए भारत की जीडीपी पीपीपी 14.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो अभी भी चीन और अमेरिका से दूर हो सकती है, लेकिन उन देशों से काफी ऊपर है जैसे हमने पहले जापान और जर्मनी के साथ देखा था। भारत के कुल आर्थिक उत्पादन की इस समझ से परे देश के बारे में देखने के लिए एक और महत्वपूर्ण संकेतक यह है कि जब हम कुल आर्थिक उत्पादन को जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो इससे हमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मिलता है। किसी देश के भीतर व्यक्तियों की औसत इकोनॉमिक वेलबींग को समझने के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक उपयोगी उपाय है। यह विभिन्न देशों के बीच जीवन स्तर की तुलना करने में मदद करता है, क्योंकि एक बड़े कुल सकल घरेलू उत्पाद का मतलब यह नहीं है कि धन नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित किया गया है। यहाँ इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन की तुलना करने वाला एक ग्राफ है, जहाँ आप देख सकते हैं कि नाममात्र और क्रय शक्ति समानता के विपरीत भारत अभी भी इस मापदंड में पीछे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसका अर्थ है कि भले ही देश का कुल आर्थिक उत्पादन बड़ा है, लेकिन यह बड़ी संख्या में लोगों के बीच विभाजित है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे छोटे आबादी लेकिन उच्च आर्थिक उत्पादन वाले देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कम होता है। जब हमें भारत के आर्थिक उत्पादन की समझ हो गई है तो आइए हम भारत की अर्थव्यवस्थाओं में योगदानकर्ताओं को भी समझ लें। जैसे कि कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे, आमतौर पर 3 क्षेत्रों के माध्यम से होते हैं, जैसे कृषि, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग और सेवा। आइए सबसे पहले कृषि से शुरुआत करते हैं। रोजगार, खाद्य सुरक्षा और निर्यात में अपने व्यापक योगदान के कारण कृषि आज भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जबकि भारत ने अपने आईटी और सेवा क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकीकरण और विस्तार किया है, फिर भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जहां विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जोड़े गए कृषि, फॉरेस्ट्री और मछली पकड़ने के मूल्य पर एक ग्राफ दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जीडीपी में कृषि उद्योग का योगदान कम हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत तेजी से औद्योगिकीकरण और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का एक अनुभव कर रहा है।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती है, जीडीपी योगदान के लिए कृषि पर उनकी निर्भरता आमतौर पर कम हो जाती है, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विस्तार होता रहता है। यह परिवर्तन आर्थिक विकास का ही स्वाभाविक हिस्सा है, जो पहले अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों में देखा गया था। हालांकि आपको यह जानना चाहिए कि समग्र उद्योग अभी भी बढ़ रहा है। इस मामले के लिए यहाँ एक ग्राफ है, लेकिन इसके बजाय यह वर्तमान अमेरिका में जोड़े गए मूल्य डॉलर को दर्शाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह उद्योग उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था में 570 अरब डॉलर से अधिक का योगदान दे रहा है। इसके अलावा भारत के समग्र रोजगार में भी कृषि का बड़ा योगदान है। जैसा कि आप नए ग्राफ में देख सकते हैं, कृषि अभी भी भारत के कुल रोजगार में 44% से अधिक का योगदान प्रदान करता है, जो यह दर्शाता है कि यह उद्योग कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा एक अन्य प्रमुख योगदान करता है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विनिर्माण, खनन और निर्माण शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह माल का उत्पादन करने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और निर्यात बढ़ाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, स्टील और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योग इसके आर्थिक विकास को आकार दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ पर नजर डालें तो हमें वास्तव में पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद में भारत के उद्योग का योगदान वास्तव में पिछले दशकों की तुलना में कम हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1980 की दशक की तुलना में उद्योग का योगदान और भी कम है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मैन्युफैक्चरिंग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होना चाहिए? खैर, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात यह है कि वास्तव में भारत में यह विशेष रूप से समृद्ध नहीं हुआ जैसे कि सेवा क्षेत्र ने किया है। इस मामले के लिए यहाँ एक ग्राफ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि जारी है, जो 2023 तक 49.6% से अधिक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल आर्थिक उत्पादन का लगभग आधा है। लेकिन सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर क्या होता है? खैर, इसमें आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं से लेकर खुदरा, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस उद्योग का आकार सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को भी दर्शाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी कंपनियां वैश्विक आईटी सेवा बाजार में अग्रणी है। आइए बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े आईटी सेवा प्रदाता का भी ग्राफ बनाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूची में शामिल कंपनियां अमेरिकी, भारतीय और जापानी कंपनियों का एक मिश्रण है। लेकिन इनमें से अधिकांश कंपनियां, जैसे कि हम देख सकते हैं, वास्तव में भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें टीसीएस 157 बिलियन डॉलर से अधिक के मार्केट कैप के साथ पूरी दुनिया में अग्रणी है। अब क्षेत्र के योगदान से आगे बढ़ते हैं और विदेशी निवेश और निर्यात के बारे में बात करते हैं। ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को समझने के अभिन्न अंग है, क्योंकि यह वैश्विक बाजार में भारत के एकीकरण, इसकी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास के लिए पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नेट इनफ्लो पर एक ग्राफ दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का एफडीआई तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2020 में नेट इनफ्लो 64.36 बिलियन डॉलर से अधिक के शिखर पर पहुंच गया, जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है। तब से भारत में एफडीआई नेट इनफ्लो में वृद्धि हो रही है। ऐसा शायद उच्च ब्याज दरों के मौजूद वैश्विक आर्थिक माहौल के कारण हुआ है, जिससे पूंजी को और महंगा बना दिया है, जिसमें भारत में एफडीआई सहित वैश्विक निवेश में मंदी आ गई है। लेकिन ये निवेश कहाँ जा रहे हैं? खैर, हाल के कुछ सबसे बड़े वर्षों पर नजर डालें तो सेक्टर के आधार पर इस पर चर्चा करते समय सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी इनफ्लो भारत के सेवा क्षेत्र के अलावा कहीं और नहीं था, जिनकी राशि 115.18 बिलियन डॉलर से अधिक थी। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उद्योग 107.07 बिलियन डॉलर था और फिर दूरसंचार 39.4 बिलियन डॉलर से अधिक था। दूसरी ओर आश्चर्यजनक रूप से सबसे बड़े निवेशक मॉरिशस से आते हैं, जिन्होंने 177.18 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है, और फिर सिंगापुर से, और जैसा कि आप सूची में देख सकते हैं, अन्य देशों से भी आते हैं। लेकिन अगर हम
कंपनी या प्रोजेक्ट के हिसाब से इस पर नजर डाले तो हमें एक और ही अलग चीजें देखने को मिलती है। साथ ही घोषित सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक अदानी समूह और टावर सेमीकंडक्टर का $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट भी शामिल है, जो महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का एआई और क्लाउड सेवाओं में $3 बिलियन का भी निवेश शामिल है। हाल ही के महीनों में यह घोषणा की गई कि माइक्रोसॉफ्ट 2 वर्षों में भारत में अपनी एजोर क्लाउड और एआई क्षमताओं का विस्तार करेगा। गुजरात में 2023 में शुरू हो चुका माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित 2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट भी शामिल है। ये केवल उन परियोजनाओं में से कुछ है और जो बढ़ती ही जा रहे हैं। निर्यात के लिए भारत के वस्तुओं और सेवा के कुल निर्यात को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का निर्यात बड़े पैमाने पर है और वर्ष 2023 के लिए उपलब्ध $779 बिलियन से अधिक है। लेकिन ये निर्यात होता क्या है? खैर, 2023 के लिए कैटेगरी के अनुसार निर्यात पर नजर डाले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का अधिकांश निर्यात खनिज ईंधन और तेल का है, जो कि दिया गया है क्योंकि इसका रिफाइनिंग उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो विभिन्न देशों में प्रोसेस पेट्रोलियम उत्पादों का पुनर्निर्यात करता है। इसके बाद कीमती पत्थरों, आभूषणों और धातुओं का भी निर्यात किया जाता है। भारत हीरे की कटाई और सोने के आभूषणों के निर्यात में वैश्विक नेता बन चुका है। और फिर तीसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण भी महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। लेकिन भारत वस्तुओं के अलावा सेवाओं को भी निर्यात करता है। उनका सेवा निर्यात बड़े पैमाने पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं, उपलब्ध नवीनतम वर्ष के लिए उनका कुल निर्यात $337 बिलियन से अधिक है। लेकिन उद्योग की लिहाज से इसमें अभी भी सॉफ्टवेयर सेवाओं के अलावा अन्य किसी क्षेत्र का वर्चस्व नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सेवाओं का हिस्सा 49% से भी अधिक है। इसके बाद व्यवसाय सेवाओं का 23% और फिर अन्य सभी छोटे क्षेत्रों द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? खैर, यह वास्तव में बड़ा है और इसका भविष्य और बढ़ना तय है। लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।